नमस्कार, गुड मॉर्निंग। फिट इंडिया के सुपर हिट बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं प्रिया सिन्हा और मैं हूं श्वेता भट्टाचार्य। तो फिट इंडिया के सुपर हिट बुलेटिन में एक बार फिर से हम हाजिर हैं आपके लिए देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें लेकर के। आपको बताएंगे आपके शहर का हाल, युद्ध का अपडेट भी आपके लिए होगा। हम अलग अंदाज में फिट इंडिया के सुपर हिट बुलेटिन में आपको खबरें बताते हैं, साथ ही साथ आपको कहते हैं कि देखिए सेहत पहले है तो अपनी सेहत का ख्याल रखें। तो जैसे हम घूमते टहलते आपको खबरें बता रहे हैं, आप भी थोड़ी सी एक्सरसाइज करते हुए हमारी ये खबरें जरूर देखिए, क्योंकि आप फिट रहेंगे तो हिट रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं फिट इंडिया का सुपर हिट बुलेटिन। तो चलिए फिट इंडिया के सुपर हिट बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करते हैं। मिडिल ईस्ट संकट के बीच सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। सोना चांदी इंपोर्ट पर कस्टम ड्यूटी जो है सरकार की तरफ से बढ़ाई गई है। 10% ये ड्यूटी चार्ज जो है वो बढ़ाई गई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। इसके साथ ही कई बहुमूल्य धातुओं के आयात पर भी शुल्क बढ़ाया गया। कस्टम ड्यूटी में बदलाव रात 12 बजे से लागू हो चुका है। वित्त मंत्रालय ने मंगलवार रात को यह अधिसूचना जारी की। इससे पहले प्रधानमंत्री की तरफ से अपील किया गया था। ये उन्होंने कहा था कि अगर जरूरत ना हो तो सोने की खरीद 1 साल के लिए लगभग टाल दें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। फिट इंडिया का सुपर हिट बुलेटिन देख रहे हैं आप। बड़ी और दुखद खबर इस वक्त जो मिल रही है वो आपको बता दें। अपर्णा यादव के पति प्रतीक यादव के मौत की दुखद खबर मिल रही है। अखिलेश यादव के भाई प्रतीक यादव की दुखद मौत हो गई है। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव के भाई और भाजपा नेता अपर्णा के पति प्रतीक यादव को बुधवार का निधन हो गया। उनका अभी तक जो जानकारी है वो ये कि उनकी उम्र सिर्फ 38 साल थी। सूत्रों से खबर है कि सुबह 6 बजे लखनऊ के सिविल अस्पताल लाया गया। डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। तो ये बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। अखिलेश यादव के भाई प्रतीक यादव का लखनऊ में निधन हुआ है। मौत की वजह अभी फिलहाल पता नहीं चल पाई है। 38 साल उम्र थी। अपर्णा यादव के पति हैं जिनकी मौत की खबर मिल रही है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव के भाई भाजपा नेता अपर्णा यादव के पति प्रतीक यादव का बताया जा रहा है बुधवार को निधन हुआ है। उनकी उम्र सिर्फ 38 साल थी। सूत्रों के मुताबिक सुबह 6 बजे लखनऊ के सिविल अस्पताल उन्हें ले जाया गया। यहाँ डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। विनोद हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त कनेक्टेड है। विनोद, क्या अभी तक कोई कारण स्पष्ट हुआ है? क्या जानकारी? विनोद से संपर्क हमारा टूट गया है। मनीष यादव इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। मनीष, क्या जानकारी मिल रही है? सुबह 6 बजे की ये खबर बताई जा रही है। देखिए, अभी तक जो प्रारंभिक जानकारी मिल पाई है, कुछ तबियत खराब होने के चलते उन्हें सिविल हॉस्पिटल ले जाया गया था। परिवार के लोग सिविल हॉस्पिटल लेके गए थे क्योंकि अपर्णा यादव विक्रमादित्य मार्ग पर रहती हैं, जहां पर समाजवादी पार्टी कार्यालय अखिलेश यादव का आवास भी है। वहां की थोड़ी सी दूर पर मुख्यमंत्री आवास भी है, उसके निकट ही सिविल हॉस्पिटल है। तो कुछ इमरजेंसी की हालत में उन्हें सिविल हॉस्पिटल ले जाया गया, जहाँ पर डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित किया है। चूंकि पारिवारिक रूप से अगर देखा जाए तो अपनी पत्नी अपर्णा यादव और प्रतीक यादव के बीच संबंधों में उतार चढ़ाव देखने को मिला था। बीते दौर में सोशल मीडिया में दोनों के बीच बयानबाजी भी देखने को मिली थी। एक दूसरे से नाराज भी नजर आए थे। कई ऐसी सोशल मीडिया पोस्ट भी की गई थी प्रतीक की ओर से, जिनमें अपर्णा पर आरोप भी लगाए गए थे। और आज अचानक की घटना, तो हालांकि अभी पुलिस जो प्रारंभिक तौर पर जानकारी दे रही है और जो परिवार के हवाले से जानकारी मिल पाई है, कुछ इमरजेंसी के हालात में तबीयत खराब होने के चलते प्रतीक यादव को हॉस्पिटल ले जाया गया था। क्या हृदयघात हुआ है या फिर और कोई बीमारी के चलते निधन हुआ है या अचानक कोई हादसा हुआ, ऐसे बहुत सारे सवाल है जो पुलिस की जांच में साफ हो पाएंगे। अभी जो प्रारंभिक जानकारी आई है, प्रतीक यादव का निधन हो गया है। मुलायम सिंह यादव की दूसरी पत्नी के बेटे थे प्रतीक यादव, परिवार से अलग रह रहे थे। अपर्णा यादव प्रतीक यादव अलग रहते थे। अखिलेश यादव अपनी पत्नी के साथ अलग रहते हैं। जब मुलायम सिंह यादव जिंदा थे तो पूरा परिवार एक साथ रहा करता था। अपर्णा यादव चूंकि बीजेपी में है, महिला आयोग की उपाध्यक्ष भी हैं, तो ऐसे में अब पुलिस जांच करेगी, उसके बाद सारी तस्वीर साफ हो पाएगी। परिवार के लोग भी पहुंचेंगे। शिवपाल सिंह यादव जो कि अभी सैफई बताए गए हैं, वो भी यहाँ लखनऊ पहुंचेंगे। मुलायम सिंह यादव का बड़ा कुनबा सैफई में रहता है। यहाँ पर अखिलेश शिवपाल का परिवार, अनुराग यादव जो अखिलेश यादव के दूसरे कजिन ब्रदर हैं, वो भी यहाँ रहते हैं। जो अपर्णा के परिजन हैं, जो प्रतीक यादव के ससुराल पक्ष के लोग हैं, अरविंद सिंह बिष्ट, अंबी बिष्ट जो कि उनकी माँ है,
नगर निगम में तैनात भी हो रही हैं, वो सारे भी लखनऊ रहते हैं। तो अभी उनका भी पहुंचना धीरे धीरे शुरू होगा। बहुत सारे सवाल हैं ये अचानक हुए इस हादसे पर, उससे तस्वीर जब पुलिस की जांच आगे बढ़ेगी तब साफ होगी। अभी चूंकि समाजवादी पार्टी की से जुड़ाव का मामला है, तो ऐसे में कुछ सपा कार्यकर्ता भी उनके आवाज पर पहुंच रहे हैं। बिल्कुल, सिर्फ 38 साल उनकी उम्र थी। अब देश के सबसे बड़े राजनीतिक परिवारों में से एक प्रतीक यादव, हालांकि राजनीति से दूर रहे, रियल एस्टेट और फिटनेस का उनका बिजनेस था, लेकिन बहुत बड़ी चिंता की भी बात है कि आखिरकार क्या कारण रहा, क्योंकि कुछ उम्र नहीं थी। आप सोचिए 38 साल से उनकी उम्र, मनीष, लेकिन परिवार के लिए एक बहुत बड़ा झटका भी है। देखिए, बिल्कुल उनके परिवार में जो छोटी बच्चियां हैं, अपर्णा यादव हैं, जो एक साथ रहा करते थे, ऐसे में देखा जाए तो परिवार को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। एक तो उम्र के लिहाज से, दूसरा परिवार की जिम्मेदारियों के लिहाज से। फिटनेस के बहुत शौकीन थे, गाड़ियों के बहुत शौकीन थे प्रतीक यादव। लंबोर्गिनी गाड़ी जो उन्होंने ली थी, तो उस वक्त अखिलेश यादव की सरकार हुआ करती थी, उनका गाड़ी लेना बड़ा, उनका शौक बड़ा चर्चा में रहा था। एक जो लखनऊ में कई फिटनेस जिम भी उन्होंने स्टार्ट की थी, उसके कारोबार से भी वो जुड़े हुए थे। लगातार पॉलिटिकल मामलों से भले उनकी कोई रुचि देखने को न मिली हो, लेकिन इस तरह के शौक उन्हें बहुत थे। विदेश यात्राओं के भी बहुत शौकीन थे। लगातार हम बीते 6 महीनों में अगर उनका आंकड़ा देखें तो कई बार वो विदेश यात्रा पर गए। अपर्णा यादव चूंकि राजनीतिक जिम्मेदारी संभाल रही थी, तो ऐसे परिवार में बच्चियों की देखभाल से भी उनका नाता रहा। और अखिलेश यादव के साथ भी प्रतीक यादव के संबंध ठीक ठाक रहे, चूंकि अखिलेश यादव के भाई हैं। तो ऐसे में जब भी कोई परिवार में शादी समारोह, कोई कार्यक्रम इस तरह का हुआ, तो सदैव प्रतीक यादव वहां पर बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते थे और अखिलेश यादव के साथ नजर भी आए। हाल ही में जब अखिलेश के भतीजे की शादी थी, उस वक्त अपर्णा और प्रतीक की तस्वीरें खूब वायरल हुई थी, जिसमें दोनों पैर छूते अखिलेश यादव की नजर आए थे। अखिलेश यादव ने आशीर्वाद भी दिया था। तो लगातार पारिवारिक रूप से एकजुटता, भले राजनीतिक विरोध रहा हो, लेकिन पारिवारिक रूप से सब एक साथ मिलजुल कर त्योहारों को सेलिब्रेट करना हो या फिर किसी भी शादी समारोह में जाना हो, वो देखने को मिला था। तो ऐसे में बहुत बड़ा झटका अपर्णा यादव के लिए भी, क्योंकि जो लगातार जो प्रतीक यादव हैं वो उनके लिए ढाल भी बनकर खड़े थे। परिवार में जब विवाद हुआ था अपर्णा यादव को लेकर, तो प्रतीक यादव ने अपर्णा यादव का पूरा साथ दिया था। तो ऐसे में बहुत बड़ा झटका मुलायम परिवार के लिए, अपर्णा यादव के लिए और अखिलेश यादव के लिए भी, क्योंकि अखिलेश यादव के भाई थे। लगातार जो मनोबल है अखिलेश यादव का, वो भी बूस्ट करते रहते थे। कई ऐसी परिस्थिति आई अखिलेश यादव के साथ जब प्रतीक यादव उनका संबल बनकर उनके साथ खड़े रहे। जी, तो ऐसे में जी मनीष, जाहिर सी बात है कि उम्र भी ऐसी रही और ऐसा कोई हेल्थ इश्यूज भी नहीं था। यही वजह है कि अचानक से निधन की खबर आने के बाद हड़कंप मचा हुआ है। इस वक्त परिवार की क्या स्थिति होगी ये भी हम समझ सकते हैं। विनोद मिश्रा हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। विनोद, बताया ये जा रहा है कि 6 बजे तबीयत बिगड़ी और जब अस्पताल लेकर गए तो डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। वजह क्या बताई या कोई जानकारी मिल पा रही है क्या? बिल्कुल, जो जानकारी है उसको मुताबिक उनकी मौत हो चुकी है। उनको ब्रॉड डेड लखनऊ के सिविल अस्पताल लाया गया था, तब उनको डॉक्टर्स ने बताया था कि ब्रॉड डेड है, यानी कि मौत घर पे ही हो गई थी। दरअसल प्रतीक यादव लंबे समय से बीमार थे, उनको किडनी की प्रॉब्लम थी, इसका इलाज भी चल रहा था और कई बार इसीलिए विदेश जो दौरे कर रहे थे, जो जानकारी मनीष यादव भी दे रहे थे, वो बेसिकली इसी इलाज के लिए बार बार विदेश जा रहे थे। अभी जो उनकी तबीयत पिछले कुछ दिनों से उनका तबीयत लगातार खराब थी। आपको याद होगा कुछ दिन पहले अचानक से प्रतीक यादव ने एक सोशल मीडिया पे, इंस्टा पे पोस्ट किया था, जिसमें उन्होंने अपर्णा पे बहुत सारे गंभीर आरोप लगाए थे और डिवोर्स देने तक की बात कही थी। उसके बाद वो विदेश से वापस आए, तब उन्होंने कहा कि ये गलती थी उनकी और उन्होंने उसके लिए बाकायदा सोशल मीडिया पे पोस्ट भी किया कि अब वो दोनों साथ ही हैं और सब कुछ सामान्य हो गया है। लेकिन जो घर के लोग हैं, जो करीबी हैं, जो वो जानकारी देते हैं कि उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, उनकी मानसिक हालत भी बहुत स्टेबल नहीं थी और शायद इसी वजह से उन्होंने उस तरह की बातें सोशल मीडिया पे पोस्ट भी कर दिया था। लेकिन तबीयत को लेकर लगातार ये जानकारी मिल रही थी कि उनकी इलाज चल रहा था। लेकिन अभी जो जानकारी मिली है कि अचानक से उनकी रात को डेथ हुई है, शायद हृदय गति रुकने से ये मौत हुई है। अभी डॉक्टर्स इसकी पुष्टि करेंगे, लेकिन फैमिली के बाकी लोग जो है अस्पताल पहुंच गए हैं। बाकी जो
जिसको भी इस बारे में जानकारी मिल रही है सभी लोग अस्पताल पहुंच रहे हैं। कुछ देर में बाकी उनकी बॉडी को उनके घर लाया जाएगा। उसके बाद से जो अंतिम संस्कार की प्रक्रिया होगी उसको पूरी की जाएगी। लेकिन ये बड़ी खबर इस लिहाज से भी है कि उत्तर प्रदेश की सियासत में मुलायम सिंह का खानदान बहुत अहमियत रखता है और प्रतीक यादव उसी खानदान से जुड़े हुए थे। मुलायम सिंह यादव के दूसरे बेटे थे और इस लिहाज से भी उनकी पत्नी जो अपर्णा यादव है फिलहाल बीजेपी में है, महिला आयोग की उपाध्यक्ष हैं उत्तर प्रदेश में, बहुत एक्टिव रहती हैं पॉलिटिक्स में। और हालांकि प्रतीक यादव कभी पॉलिटिक्स में नहीं रहे, उन्होंने शुरू से ही अपना अलग रास्ता चुना, बिजनेस रास्ता चुना, रियल एस्टेट के धंधे से जुड़े हुए थे, फिटनेस के फ्रीक थे वो। उनका खुद का अपना जिम था, आयरनपुर के नाम से जिम चलाते थे। तो अभी जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक फैमिली के लोग जो है वो अस्पताल पहुंचे हुए हैं। बाकी लोग भी अस्पताल की तरफ जिनको जानकारी मिल रही है पहुंच रहे हैं। लेकिन कहा जा रहा है कि कुछ देर में ही जो बॉडी होगी उसको घर पर लाया जाएगा। बाकी जो लोग हैं अंतिम दर्शन के लिए वो घर पहुंच सकते हैं। विनोद, क्योंकि जाहिर है परिवार के लिए बहुत दुखद ये लम्हा यकीन कर पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि प्रतीक यादव भले राजनीति से दूर रहे लेकिन कई मुद्दों को लेकर के काफी ज्यादा मुखर रहे। जब अपर्णा ने राहें अलग की भाजपा से जुड़ी तब भी वो ढाल के तौर पर अपर्णा के साथ रहे। परिवार में पारिवारिक रिश्ते खासतौर पर अपर्णा को लेकर के बहुत उतार चढ़ाव भरे रहे हैं। आपने भी जिस बात का जिक्र किया इंस्टाग्राम पर उन्होंने पोस्ट किया, हालांकि फिर दोबारा पोस्ट करते हैं जिसमें वो कहते हैं कि हमारे बीच कोई दूरियां नहीं है, लेकिन फिटनेस फ्रीक भी थे और इसी वजह से मतलब ये यकीन कर पाना मुश्किल है कि उस उम्र में भी वो किसी समस्या से क्या जूझ रहे थे जब वो फिटनेस को लेकर इतना कंसर्न रहे। अब बिल्कुल सही कहा आपने, जो उम्र थी महज 38 साल की उम्र थी इनकी। ऐसे में और चूंकि ये कहा जाता है, ये हमने देखा है खुद भी कि फिटनेस को लेकर बहुत ज्यादा एक्टिव थे, बहुत फिटनेस फ्रीक आप कह सकते हैं प्रतीक यादव को। खुद का जिम भी उन्होंने इसे स्टार्ट किया था आयरनपुर के नाम से लखनऊ में, द फिटनेस प्लैनेट नाम का जो है जिम के भी वो चलाते थे। इसके अलावा जानवरों को लेकर बहुत ज्यादा सेंसिटिव थे वो। जीव आश्रय नामक एक संस्था भी चलाते थे जहाँ पे स्ट्रीट डॉग्स हैं, जो बाकी स्ट्रीट एनिमल्स हैं, उनकी देखभाल, उनका भोजन, उनका रेस्क्यू किया जाता था इस जीव आश्रय नाम की संस्था के द्वारा। और ये प्रतीक यादव ही चलाते थे। जब हमारी उनकी बात होती थी या उनकी पत्नी से बात होती थी तो वो हमेशा जानवरों को लेकर ये बात कहते थे कि किस तरीके से इनकी कोई देखभाल नहीं करता, स्ट्रीट पे रहते हैं तो इनकी देखभाल करना ज्यादा जरूरी है। तो ये माना जाता है कि बड़ी काइंड हार्टेड इंसान थे वो। और ऐसे इंसान की अगर मौत होती है वो भी 38 साल की उम्र में, तो ये खबर बेहद चौंकाने वाली होती है। फैमिली की बात करें अगर, प्रतीक की तो 2 बेटियां उनकी हैं, पूरा परिवार लखनऊ में साथ रहता था, प्रतीक, उनकी 2 बेटी और वो। और अक्सर हम लोग देखते थे कि जब भी कोई ऐसा मौका आता था जो नॉन पॉलिटिकल होता था, तो फैमिली गैदरिंग होती थी तो प्रतीक यादव उसमें दिखते थे। और प्रतीक भले ही अखिलेश यादव से दूर रहते हो लेकिन वो उसे अपना बड़ा भाई मानते थे, इसमें कोई शक नहीं था। ऐसे रिलेशंस को वो दिखाते भी थे जब ऐसे मौके आते थे, चाहे शादी फैमिली में, जब भी सैफई में खासतौर पर जब कोई फैमिली गैदरिंग होती थी, परिवार का कोई शादी समारोह होता था तो उसमें प्रतीक यादव हिस्सा लेते थे। कई बार इस बात को लेकर दोनों पति पत्नी के बीच कई बार ऐसे मौके आए जब थोड़ी सी टेंशन दिखाई दी, लेकिन प्रतीक हमेशा परिवार के साथ रहते थे। उनका हमेशा से कहना था कि वो फैमिली के साथ जो है वो जुड़े रहेंगे, भले अलग रहते हों लेकिन रिश्ते खत्म नहीं होते, इस बात को वो जोर देते थे। और अब जब प्रतीक यादव नहीं है, जब उनकी मौत की खबर है, जब उनकी मौत हो चुकी है, तब जाहिर सी बात है इन तमाम बातों को लेकर ये जरूर होगा कि प्रतीक किस तरीके से फैमिली की बात। मुझे याद है पहली बार जब वो मैंने उनसे बात की थी टीवी पर, जब वो आए थे, इंटरव्यू किया था, तब उन्होंने इस बात का दावा किया था कि फैमिली में जब साधना गुप्ता के बेटे थे, जब मुलायम सिंह यादव उनको फैमिली में लेकर आए, जब शादी की, तब ये तय हुआ था कि प्रतीक यादव जो है वो कभी राजनीति में नहीं आएंगे। ये शर्त थी एक तरीके से। प्रतीक ने खुद ही ये शर्त रखी थी कि पॉलिटिक्स उनके लिए नहीं है, वो पॉलिटिकल कोई उनकी एम्बिशन नहीं है, वो पॉलिटिक्स में कभी भी नहीं आएंगे। जो परिवार की विरासत, पॉलिटिकल विरासत होगी वो अखिलेश यादव ही संभालेंगे और बाकी जो बिजनेस है वो प्रतीक करेंगे। तो प्रतीक खुद भी बिजनेस में बहुत इंटरेस्टेड थे, तमाम रियल एस्टेट के धंधे उनके थे, जिसमें वो जिसे वो खुद चलाते थे।
तो ये बिल्कुल तय था कि प्रतीक और अखिलेश में प्रतीक बिजनेस करेंगे, अखिलेश यादव राजनीति करेंगे, जो अखिलेश भी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। तो कभी प्रतीक ने पॉलिटिकल एम्बिशंस को लेकर पार्टी में कोई बात नहीं की या पार्टी से कभी उन्होंने राजनीतिक पद की कोई चाहत नहीं रखी। ये हमेशा से तय था और प्रतीक यादव कम से कम उस पर लगातार बने रहे, उस पर जते रहे। अब ये जरूर माना जा रहा है कि उनकी पत्नी जो थी उनकी पॉलिटिकल एम्बिशंस थी और इसीलिए उन्होंने समाजवादी पार्टी से भी जब 2017 के चुनाव में टिकट लिया था और लखनऊ के कैंट से चुनाव उन्होंने लड़ा, लेकिन प्रतीक यादव कभी पॉलिटिकल एम्बिशन लेकर नहीं आए, कभी उन्होंने परिवार से पॉलिटिकली कुछ भी नहीं मांगा। और अब जब उनकी मौत हो गई है, जो जानकारी मिल रही है कि फैमिली के लोग जो है वो वहाँ पहुँच रहे हैं, कुछ से पहले खुद उस पर अमल करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फ्यूल की खपत कम करने की अपील के बाद अब देखा यह जा रहा है कि बीजेपी शासित जो राज्य हैं वहां भी कदम उठाए जा रहे हैं। यूपी से लेकर गुजरात तक की बात करें या मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की बात करें, अब सरकार जो है इस ओर कदम बढ़ा रही है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश से अपील की थी 2-2 बार कि फ्यूल का जो खपत है वो कम हो ताकि विदेशी मुद्रा भंडार को बचाया जा सके। आपको दिखाते हैं रिपोर्ट। देश हित में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील अब रंग लाने लगी है। पीएम मोदी के उठाए गए कदम के बाद अब बीजेपी शासित राज्य भी प्रधानमंत्री की राह पर चल पड़े हैं। पीएम के आह्वान के बाद यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने बड़ा फैसला लिया है। यूपी में सरकारी फ्लीट में 50% की कटौती की गई है। सीएम योगी ने वर्क फ्रॉम होम, वर्चुअल मीटिंग, कार पूलिंग और पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा देने पर जोर दिया है। वहीं लखनऊ नगर निगम ने बड़ा कदम उठाया है। महापौर ने आवंटित 2 गाड़ियों में से 1 वाहन लौटाने का फैसला लिया है। नगर निगम कर्मचारियों से टिफिन लाने और अनावश्यक वाहन इस्तेमाल कम करने की अपील की गई है। अब बात गुजरात की करते हैं। राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने हेलीकॉप्टर यात्रा छोड़ दी है। गवर्नर ने फिलहाल बस और ट्रेन से सफर करने का ऐलान किया है। राज्यपाल ने विश्वविद्यालयों में सप्ताह में 1 दिन कंबशन इंजन मुक्त दिवस मनाने की अपील भी की है। ईंधन बचत के तहत गुजरात यूनिवर्सिटी में कार पूलिंग व्यवस्था लागू की गई है। उप मुख्यमंत्री हर्ष संघवी ने अपनी अमेरिका यात्रा रद्द कर दी है। उन्होंने ये कदम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उस अपील के बाद उठाया है जिसमें उन्होंने नागरिकों से 1 वर्ष तक विदेश यात्रा से बचने का आग्रह किया था। गुजरात के स्वास्थ्य राज्य मंत्री प्रफुल्ल पानशेरिया ने फ्यूल बचाने के लिए पायलटिंग कार बंद कर दी है। मेरा पायलटिंग जो होता है पुलिस की जीप उस सदंतर बंद करता हूँ। उसका उपयोग मैं अभी जब तक ये प्रश्न है तब तक डीजल बचाने और पेट्रोल बचाने का अभियान में मैं संपूर्ण सहयोग कर रहा हूँ। तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ सरकार ने भी पेट्रोल खपत कम करने के लिए कदम उठाए हैं। एमपी के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने जहां अपने कारकेड में गाड़ियों की संख्या घटा दी है, तो छत्तीसगढ़ सरकार ने भी सरकारी गाड़ियों में कटौती की बात कह दी है। 2 ही दिन हुआ है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश की जनता से अपील किया है और उन्होंने जो सुझाव दिया है वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए बहुत अच्छा सुझाव है। निश्चित रूप से हमारी सरकार भी उस पर अमल करेगी। प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में वैश्विक परिस्थितियों और संसाधनों की बचत को ध्यान में रखते हुए देशवासियों से 7 प्रमुख अपीलें की थीं, जिसमें 1 साल तक विदेश यात्रा टालने और पेट्रोल की खपत कम करने की बात कही गई थी। और एक बड़ी खबर है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से जुड़ी हुई, जो कि मंत्रियों के साथ बैठक करेंगे। कैबिनेट एक्सपेंशन के बाद ये पहली बैठक होने वाली है। शाम 5 बजे बताया जा रहा है मीटिंग होगी और यूपी के सभी 60 मंत्री इस बैठक में शामिल होने वाले हैं। संगठन, सरकार और संघ के बीच समन्वय पर चर्चा होनी है। बैठक में यूपी चुनाव को लेकर भी मंथन हो सकता है। तो ये बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर है, बड़ी जानकारी। बैठक में यूपी चुनाव और इसके साथ ही कई मुद्दों पर चर्चा होगी। शाम के 5 बजे का वक्त। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज अपने सरकारी आवास पर यूपी के सभी 60 मंत्रियों के साथ बैठक करने वाले हैं। इस बैठक में दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक, सभी कैबिनेट मंत्री, स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री और सभी राज्य मंत्री उपस्थित रहेंगे।
मंत्रिमंडल विस्तार के बाद सभी मंत्रियों की ये पहली संयुक्त बैठक है जिसमें सभी मंत्री एक साथ शामिल होंगे। बताया जा रहा है कि सीएम योगी इस बैठक में मंत्रियों को संगठन, राज्य सरकार और संघ के साथ समन्वय बनाकर काम करने का निर्देश दे सकते हैं। इसके अलावा यूपी चुनाव पर भी चर्चा के कयास लगाए गए हैं। बता दें कि योगी सरकार के मंत्रिमंडल में कई नेताओं को नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं, जिसमें 2 मंत्रियों का प्रमोशन भी हुआ है और कुछ नए मंत्री बनाए गए हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री आदित्यनाथ की मंत्रियों के साथ ज्वाइंट बैठक को काफी अहम माना जा रहा है, जिस पर सभी की नजर बनी हुई है। और नीट पेपर लीक मामले से जुड़ी बड़ी खबर जो इस वक्त आ रही है वो आपको बता दें। नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई ने एक्शन लेना शुरू कर दिया है। आरोपी शुभम को लेकर मुंबई के लिए रवाना हुई है टीम। सुबह 11 बजे कोर्ट में पेशी होगी। नासिक से आरोपी शुभम खैरनार की गिरफ्तारी हुई थी। आपको मालूम है कि इस पूरे मामले में सीबीआई अब जांच कर रही है और सीबीआई ने टेक ओवर कर लिया है। बड़ी खबर ये सामने आ रही है कि इस पूरे मामले में आरोपी शुभम खैरनार को लेकर सीबीआई मुंबई रवाना हो चुकी है। 11 बजे बताया जा रहा है आरोपी शुभम की पेशी होनी है। कौन पडलं? नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी कि एनटीए ने 3 मई को हुई नीट यूजी की परीक्षा को रद्द कर दिया है, लेकिन इसके साथ ही साथ 22 लाख बच्चे जिनकी मेहनत पर पानी फिर गया, इनके भविष्य मानो अंधेरे में है। और सवाल उठता है, सवाल सिस्टम से उठता है, सवाल सरकार से है कि इतने लाखों रुपए खर्च किए जाते हैं एनटीए जिसकी स्थापना ही इसलिए की गई थी ताकि पारदर्शिता रहे, पेपर लीक ना हो, एक रूपरेखा रहे, लेकिन सब कुछ धरा का धरा रह गया। 2 साल के अंदर ये दूसरी बार पेपर लीक होता है। ऐसे में कई गंभीर सवाल अब खड़े हो चुके हैं। हमने इस मैटर को सीबीआई को इंक्वायरी को दिया है और हम इस तरह के जितने लोग खुराफात किए हैं उनको पकड़ेंगे, उनको जेल भेजेंगे। इसी बयान के साथ नीट 2026 परीक्षा में बैठे करीब 22 लाख से अधिक छात्रों का सपना क्षण से टूट गया। मेहनत पर पानी फिर गया, उम्मीदें धराशायी हो गईं। साहब ने एक झटके में कह दिया कि परीक्षा को कैंसिल कर दिया है, नई परीक्षा की तारीख जल्द आएगी। लेकिन सवाल केवल कह देने मात्र का नहीं है, लाख टके का सवाल है कि जिन छात्रों ने अपनी आंखें फोड़ी, रात दिन एक कर दिया, उनकी मेहनत का क्या? देश भर के बच्चे यही सवाल पूछ रहे हैं। बहुत बुरा लगता है। पूरा साल हम प्रिपेयर करते हैं, इतनी हम मेहनत करते हैं, लाइक देयर आर सो मेनी स्लीपलेस नाइट्स, सो मच हार्ड वर्क दैट वी पुट इन, बट लास्ट में ऐसा हो जाता है तो हम बता भी नहीं सकते कैसा लगता है। ये सोचिए कि आने वाली जो जनरेशन है वो किस मोटिवेशन के साथ यहाँ पे आएगी कि हमें नीट देना है, क्योंकि नीट में तो सिक्योरिटी है नहीं, उतनी वैल्यू तो दे ही नहीं रहा है कोई एग्जाम ऐसे लीक नहीं होता, बट नीट का एग्जाम क्यों लीक होता है ऐसे? हम लोगों ने बहुत मेहनत करी है, 15-15 घंटे पढ़ा है हम लोगों ने, सारी चीजों से सब हटा दिया हम लोगों ने, कुछ नहीं, कहीं नहीं जाते थे, कोई फंक्शन में नहीं, कोई फ्रेंड से नहीं, कुछ पार्टी नहीं, बट अब हम लोगों के साथ ऐसा हो रहा है तो हम लोगों को बहुत बुरा लग रहा है। मैंने पहले टाइम में अपना 100% एफर्ट दिया था, अब उसके बाद भी कुछ नहीं हो पा रहे। मेरे साइड से कुछ फॉल्ट नहीं था, वो तो पेपर वाले की इशू थी ना, उसमें मैं कुछ नहीं कर सकती थी। तो उसके बाद जो चेंज आएगा वो वाला ड्यूरेशन, उसमें मेरा लॉस जो हुआ, मैं सेकेंड बार इन केस मेरा सेम माइंडसेट या साइकोलॉजी नहीं रही तो मैं नहीं कर पाई वैसा जैसा मैं पहले की हुई थी, तो लॉस तो सिर्फ मेरी होगी ना उस केस में। इस मामले में जब शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से सवाल पूछा गया तो बगैर जवाब दिए निकल लिए। सर पेपर लीक पे क्या बोलेंगे? सर पेपर लीक पे सर सीबीआई इंक्वायरी ये कोई पहला मौका नहीं है जब एग्जाम में पेपर लीक होने और गड़बड़ी की खबरें सामने आई हैं। साल दर साल वही कहानी रिपीट मोड पर चल रही है। 2024 नीट यूजी, 2021 में जेईई मेन, 2021 नीट यूजी में गड़बड़ियां हुई हैं। ये वो एग्जाम हैं जो न सिर्फ भारत बल्कि दुनिया में प्रतिष्ठित माने जाते हैं, और उनके ही एग्जाम पेपर लीक होंगे तो विश्वसनीयता सिर्फ किसी एजेंसी या किसी मंत्रालय की नहीं बल्कि पूरे देश की घटेगी। कौन है वो लोग जो पेपर लीक जैसे कांड में शामिल होते हैं? ये कौन सा नेक्सस है जो सरकार से बड़ा हो गया है? ये कौन से ऐसे लोग इसमें शामिल हैं जो हर साल
साल दर साल इस तरह से पेपर लीक करते आ रहे हैं? ये तमाम सवाल हैं जो छात्रों के मन में है, उनके माता पिता के मन में है। ये सवाल विपक्ष से पूछ रहा है, जिसका जवाब देना होगा एनटीए को, जिसका जवाब देना होगा शिक्षा मंत्रालय को, जिसका जवाब देना होगा केंद्र सरकार को, क्योंकि बीते 2 वर्ष में ही नीट पेपर परीक्षा लीक की दूसरी बड़ी घटना है। आपको दिखाते हैं पूरी खबर रिपोर्ट। कौन है देश के जेन जी का गद्दार जिसने करीब 22 लाख छात्रों और उनके पेरेंट्स के अरमानों पर पानी फेरा? नीट के पेपर में 720 नंबर के सवालों में 600 नंबर के सवाल पहले ही बिक गए। किसने बेचा, किसने खरीदा, कैसे ये खेल हुआ? नो टॉलरेंस का दावा करने वाली एनटीए को कैसे पता नहीं चला कि 1-2 नहीं 10 राज्य में इस सो कॉल्ड गैस पेपर की कॉपी लीक हो गई है? अब जरा इसको समझिए। नीट का घोटाला, 22 लाख छात्रों से धोखा। नासिक की प्रिंटिंग प्रेस में गैस पेपर की पहली कॉपी छपी। नासिक से लीक गैस पेपर की कॉपी हरियाणा पहुंची। गुरुग्राम के एक डॉक्टर के पास ये पहुंची कॉपी। गुरुग्राम में कॉपी के 10 सेट तैयार हुए जो दूसरे राज्यों तक पहुंचे। हरियाणा से पेपर राजस्थान के जयपुर पहुंचा। जयपुर से जमवा रामगढ़ और फिर सीकर पहुंचा। सीकर से पेपर जम्मू कश्मीर, बिहार और केरल तक पहुंचा। करीब 150 से ज्यादा अभ्यर्थी और उनके मित्र, अभिभावक, उनसे पूछताछ के पश्चात ये स्पष्ट हुआ कि ये परीक्षा का पेपर परीक्षा शुरू होने से पूर्व राजस्थान में एक व्यक्ति हरियाणा का रहने वाला है, उसके द्वारा भेजा गया। उससे पूछताछ में पता लगा कि उसके पास ये पेपर महाराष्ट्र नासिक से आया था। पूरे मामले में अब अलग अलग राज्यों से अब तक 45 लोग हिरासत में लिए गए हैं। जयपुर से मास्टरमाइंड मनीष यादव गिरफ्तार है। मनीष यादव वो शख्स है जिसने लीक सवालों में दूसरे सवाल मिलाकर क्वेश्चन बैंक तैयार किया। राजस्थान के सीकर से राकेश मंडावरिया अरेस्ट किया गया है। राकेश नाम का ये शख्स एक कोचिंग सेंटर में एमबीबीएस कोर्स में एडमिशन का काउंसलर है। नासिक से शुभम खैरनार गिरफ्तार किया गया है। नासिक ही इस लीक का एपिसेंटर बताया जा रहा है, क्योंकि नासिक में ही पेपर की पहली डिजिटल कॉपी बनाई गई थी। नासिक से पकड़ा गया शुभम खैरनार BAMS का छात्र बताया जा रहा है। ये भी सामने आया है कि पुलिस से छिपने के लिए उसने अपना हुलिया तक बदलने की कोशिश की, लेकिन खोजबीन के बाद इसे पकड़ लिया गया। पहले तो लीक पेपर को फोन से नहीं हाई डेफिनेशन पोर्टेबल स्कैनर से स्कैन किया गया। फिर स्कैन कॉपी टेलीग्राम ग्रुप्स में भेजी गई। प्राइवेट माफिया नाम का एक टेलीग्राम नेटवर्क सामने आया है जिसमें 400 मेंबर्स हैं। ये ग्रुप सिर्फ लीक पेपर शेयर करने के लिए बनाया गया था। लोकेशन डिटेक्ट ना हो इसके लिए नासिक के बाहरी इलाके में एक शैडो सर्वर का इस्तेमाल किया गया। एक छोटे IT स्टार्टअप की लीज लाइन का इस्तेमाल डाटा ट्रांसफर छुपाने के लिए किया गया। इसके बाद एक कुरियर कंपनी के कर्मचारी ने सुरक्षित ट्रंक को 30 मिनट तक एक्सेस दिलाने में मदद की। अब जांच CBI के पास है। CBI ने नीट पेपर लीक को लेकर केस भी रजिस्टर कर लिया है। जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी के तहत NTA ने पेपर रद्द करने का फैसला लिया और कुछ ही दिन में री एग्जाम की डेट NTA सामने रखेगा। दोस्तों, कोई ऐसा नहीं है कि पहली बार ऐसा हुआ हो कि नीट का कोई पेपर लीक हुआ हो। इससे पहले भी कई बार ऐसा हो चुका है। पिछले बार आपको याद होगा कि 2024 में ऐसे मामले सामने आए थे जब नीट PG परीक्षा पेपर लीक हुआ था। तब शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कई बड़े बड़े वादे किए थे, लेकिन 2 साल में ही शिक्षा मंत्री के जो वादे थे वो हवाई हो गए और फिर से एक बार ये पेपर लीक कांड हो गया है। लेकिन पिछली बार क्या स्टेटमेंट दिया था शिक्षा मंत्री में, क्योंकि इस बार तो स्टेटमेंट देने से बच रहे हैं। जब सवाल पूछा गया तो वो चलते बने, कुछ भी नहीं कहा मीडिया के सामने। लेकिन पिछली बार क्या कहा था उन्होंने, एक बार आप लोग सुनिए। देखिए, इसकी जिम्मेदारी तो मैं लेता ही हूँ। देखो, मेरे पास उस जिम्मेदारी से मैं हटने की कोई नैतिक जिम्मेदारी में लेता। देश के भविष्य को सुरक्षित करना पड़ेगा, गुणवत्ता को मेंटेन करना पड़ेगा, पारदर्शिता को मेंटेन करना पड़ेगा, लाखों गरीब विद्यार्थियों की मेहनत को सम्मान करना पड़ेगा। कुछ विसंगति हमारे ध्यान में आई है, इसीलिए मैंने कहा
कि वो सारा प्रक्रिया पूरा होने के बाद इस पूरा चक्र में जो भी जिम्मेदार होगा, जो भी कोई होगा, उसको छोड़ा नहीं जाएगा। समाज जीवन के एक्सपर्ट्स को इन्वॉल्व करते हुए टेक्नोक्रेट्स, साइंटिस्ट, एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेटर, एकेडमिशियंस, साइकोलॉजिस्ट, इस सभी प्रकार की बैकग्राउंड की लोगों को इकट्ठा करते हुए एक सरकार इफेक्टिव कमिटी बनाएगी। उनकी कमिटी की रिकमेंडेशन से एनटीए को सुधारा जाएगा, नया रूप दिया जाएगा। मैं पहले से सभी को आश्वस्त करना चाहता हूं, सरकार छात्रों के हितों को सुरक्षित करने के लिए प्रतिबद्ध है। पारदर्शिता के साथ हम कोई समझौता नहीं करेंगे। विद्यार्थियों के हित हमारी प्राथमिकता है। सरकार छात्रों के हितों को सुरक्षित करने के लिए प्रतिबद्ध है, ये कहा था शिक्षा मंत्री ने। अब वही छात्र पूछ रहे हैं, क्या हुआ हमारे हित का, हमारा कसूर क्या है? हमारी एनडीए से ही मेन दरख्वास्त है कि ट्रांसपेरेंसी रखी जाए। अगर आप इतने मेजर्स ले रहे हो, उसके बावजूद भी अगर पेपर लीक हो रहा है तो कहीं ना कहीं तो सिस्टम में कुछ ना कुछ दिक्कत है ना। टाइम ज़्यादा वेस्ट, अब जैसे काउंसलिंग वगैरह स्टार्ट मतलब हो जाती है, फिर अब क्या है कि फिर बच्चे नीट देंगे, फिर जिनका नहीं होगा, फिर स्टार्टिंग से सारा प्रिपरेशन, तो अब उनके लिए जो प्रिपेयर करना चाहते हैं फिर से उनके लिए भी टाइम वेस्टिंग है। ये दूसरी बार हो रहा है, ये चीज़ रिपीट ना हो, कॉज बच्चे कहीं ना कहीं फिर एक अपना स्ट्रॉन्ग करेज खोने लगते हैं कि पेपर अब टफ आ जाए, लीक हो गया है, इजी आ जाए, कैसा आ जाए पेपर। मेरा ओपिनियन तो ये है कि जो ये रीनीट हो रहा है, एग्जाम कैंसिल हुआ है 2026 का, वो एक बहुत अच्छा कदम है सरकार की तरफ से। पुराने नोट्स वगैरह, शॉर्ट नोट्स वगैरह उनसे कर लेंगे, और जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो तो करेंगे। ये चीज अच्छी है ना, ताकि अपन अपनी रैंक तो कम नहीं हो और अच्छे मेहनत करके और अच्छे मार्क्स ला सके। बहुत बुरी बात है, होना नहीं चाहिए था। बच्चों ने इतनी मेहनत की, बहुत लगन से मेहनत की, इतने टाइम से कर रहे हैं, पर बुरी बात है। तो एनटीए को थोड़ा ध्यान देना चाहिए इस चीज में। पेपर ठीक ठाक हुआ था, बिल्कुल सिलेक्शन होने के चांसेस थे, बट पेपर लीक के कारण पेपर रद्द कर दिया गया। अब पेपर वापस देना पड़ेगा, ये हर बार का हो गया इनका। लास्ट ईयर भी ऐसे करते हैं, उससे पहले भी ऐसे किया था कि मतलब रद्द कर दी थी, तो इसलिए ये तो बेकार है, ये नहीं होना चाहिए आगे से। सर 2024 में भी ऐसे ही हुआ था। मेरा ब्रदर था, 653 पे होने के बाद भी वो खुश नहीं था और हम भी खुश नहीं थे, क्योंकि उसको सीट अच्छी नहीं मिल रही थी। अब सेम कंडीशन फिर दोबारा से हो गई है, तो खुशी नहीं होती है सर। इन्होंने कहा है कि अब दोबारा से पेपर होगा, अब उसी पे हमारी एक्सपेक्टेशन है, लेकिन अब वही है कि दोबारा से प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, वही चीज़ें दोबारा से झेलनी पड़ेगी, फैमिली प्रेशर एंड ऑल। एक बच्चा 2 साल में इतने सैक्रिफाइसेस करता है उस एक पेपर के लिए, ताकि वो एक बहुत अच्छे नोबल प्रोफेशन में जा सके, और ऐसी चीज़ें एक्सपेक्ट करना बहुत डिसअपॉइंटिंग है। अब टाइम कम है और वो लोग 2x 3x पेपर का लेवल बढ़ाकर देंगे। अभी तो था कि हाँ गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा, बट अब लाना बहुत मुश्किल हो रहा है। हमारा तो ये कहना है कि प्लीज़ हमेशा अपने जो मतलब शिक्षा मंत्री हैं उन्हें बहुत ज़्यादा अभी स्ट्रिक्ट होना चाहिए कि एनडीए वालों प्लीज़ मतलब ऐसा मत करें, हमारे इतने पैसे भी जाते हैं बार बार। तो छात्रों को तो अभी आपने सुना, लेकिन ये परेशानी सिर्फ छात्रों की नहीं, उनके अभिभावकों की भी और इन टीचर्स की भी है जो कि साल भर इन छात्रों को तैयार करते हैं ऐसी परीक्षा के लिए। आप जरा उनकी भी सुनिए। जो एजेंसी को दे रखा है ये पेपर लीक, ये एग्जाम कराने के लिए, ये समझ में नहीं आता इन्हें पेपर कराने के लिए दिया गया या लीक कराने के लिए। एनटीए को दिया गया, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, उसका नाम होना चाहिए नेवर ट्रस्टेबल एजेंसी। मतलब आप समझिए 10 रुपए का बच्चों का जो डाइपर और पैम्पर्स आता है ना, हगीज उन सबों का, वो लीक नहीं होता, इनका पेपर लीक हो जाता है। इतना घटिया इन लोग की व्यवस्था है, और इसकी जांच किसको देंगे? सीबीआई को। सीबीआई कब कौन से नतीजे पे बढ़िया से उतरेगी काम से, कहाँ जाएगा बच्चों का, ये हम बता रहे हैं। अगर ये सीबीआई को गया ना, बच्चों का एमबीबीएस कंप्लीट होगा तब तक इनकी जांच चलती रहेगी। सुप्रीम कोर्ट के किसी रिटायर्ड जज को इसका एक ऑब्जर्वर बनाना चाहिए, और एक टाइमलाइन के अंदर में कौन जिम्मेदार है उसको कड़ी सजा होनी चाहिए। बहुत दुखद है, मैं इसको इस तरह से देखता हूँ कि इतने सारे बच्चे थे, 23 लाख बच्चे थे जो इस साल नीट का एग्जाम देने वाले थे,
जो अपनी 11वीं कक्षा से 12वीं कक्षा तक 2 साल तक, और बहुत सारे बच्चे ड्रॉप करके 3 साल 4 साल 5 साल अपना इस एग्जाम को देते हैं और उनके पूरे परिवार देते हैं। तो 1 करोड़ लोग हैं जो आज नाखुश हैं, जो दुखी हैं। वो बच्चे ने पिछले 2-3 साल ना कोई फंक्शन अटेंड किया है, ना कोई पार्टी गया है, ना कोई मौज मस्ती की है। हो सकता हो उसकी माँ ने गहने बेचे हों उसकी किताब खरीदने के लिए, हो सकता हो पिता ने नए कपड़े नहीं खरीदे हों। एक पूरा घर था जो लड़ रहा था कि हम किसी तरह से इस बच्चे को डॉक्टर बनाएंगे, और अचानक से क्या होता है कि वो बच्चा पेपर देने जाता है, खुश होके आता है, बोलता है मेरे 600 नंबर आ रहे हैं 720 में से, मैं सरकारी कॉलेज मिल जाएगा। फिर उसे पता चलता है कि उसके बगल में जो बच्चा बैठा था उसके पास तो पूरा पेपर था। क्यों? क्योंकि बगल वाले बच्चे के पिताजी अमीर थे, पेपर खरीद लाए थे, करोड़ रुपए दे दिया, 1 करोड़ 2 करोड़ पेपर लेके आ गए और पूरा पेपर उससे सही सॉल्व कर दिया। तो बच्चों का पूरे सिस्टम से भरोसा उठता है जब ऐसी चीजें होती हैं। वो भी तब जब एनटीए इसके 3 दिन पहले 4 दिन पहले एक स्टेटमेंट जारी करता है अपने ट्विटर पे, और एनटीए लिखता है कि ये कोई स्कूल का एग्जाम नहीं है, ये नेशनल लेवल का एग्जाम है, आप चैन से सो, हम एग्जाम संभाल लेंगे, फुल प्रूफ सिस्टम है। कहते हैं स्कूल का एग्जाम नहीं है। भाई इससे अच्छा तो स्कूल का एग्जाम होता है। मैंने नहीं सुना स्कूल के पेपर लीक हो रहे हो कम से कम। तो इतनी बड़ी नेशनल एजेंसी का पेपर लीक हो जाता है, जो बच्चे डॉक्टर बनने जा रहे हैं उनका सपना टूट जाता है। अब बच्चे सोचिए कितना मेंटल प्रेशर में होंगे।